जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट एजुकेशन। आज के सेशन में प्यारे बच्चों हम करंट अफेयर्स की क्लास लेते हैं। आज यानी कि 23 सितंबर 2022 के दिन जो भी कुछ घटनाएं हुई हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, और उसके साथ में उसकी क्वेश्चन फॉर्मेटिंग, इस सब कुछ को हम एक साथ में लेते हैं। 15-20-25 मिनट की क्लास होती है। 20-25 मिनट का एक तरीके से हमारा डेली डोज होता है करंट अफेयर्स का, जो आपके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर लगभग अगर उन क्वेश्चन, वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें लगभग 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर ये 15 से 20 क्वेश्चन होते हैं। वो क्वेश्चन जिसमें 140 या 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो खासतौर से आप कह सकते हैं पीसीएस का हुआ, समीक्षा अधिकारी हुआ, या लोअर का हुआ, या किसी इस तरीके का एग्जाम हुआ जिसमें 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसके अंदर ये 25 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक पूछे जाते हैं। अब किसी भी सेगमेंट में यानी कि जीएस के अंतर्गत कहीं पे भी किसी भी टॉपिक में ले लें तो सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन का सेगमेंट जो है वो करंट अफेयर्स ही है। करंट अफेयर्स का सिलेबस कोई डिफाइन एक तरीके से नहीं है। अंडर स्काई जो कुछ भी हो रहा होता है वो सब कुछ करंट अफेयर्स के अंदर आ जाता है, इसलिए इसको आप किसी बुक से नहीं पढ़ सकते। आप ये सोचे कि 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन तक आदमी कर ही लेता है, 2-4 क्वेश्चनों को छोड़ दीजिए तो इसको आप किसी बुक से नहीं कर सकते। ये डेली पढ़ने वाली और खास तौर से पूरे वर्ल्ड में जो घटनाक्रम हो रहा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो उनको डेली के डेली देखना है। न्यूज़पेपर जैसे अगर आप देख रहे हैं तो इसमें आपको इंडिया और खासतौर से रेस्ट वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड की जानकारी होनी चाहिए क्या चल रहा है विश्व में, ठीक। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये टफ लगता जरूर बहुत है, लेकिन ये अगर डेली अगर 15-20 मिनट, आधा घंटे इस पर दे दिया जाए या 1 घंटे दे दिया जाए तो लगभग 30 क्वेश्चनों में से 25 क्वेश्चन तक आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इसी चीज को, इसी क्रम में हम क्या कर रहे हैं कि आपको डेली डोज प्रोवाइड कर रहे हैं। लगातार ये सेशन हमारा चल रहा है काफी लंबे टाइम से और आप लगातार देख भी रहे हैं उसको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चलिए टाइम वेस्ट न करते हुए शुरू करते हैं आज का। आप हैं टू द पॉइंट पर, तो बात होगी टू द पॉइंट। सबसे पहले हम अमूमन क्या लेते हैं, सबसे पहले कोशिश रहती है कि एक डे ले लें, एक दिवस ले लें। स्टार्टिंग हमारी अमूमन वहीं से रहती है। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं दिवस से। पहला दिवस है हमारा अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया अलग विभिन्न विभिन्न एग्जामों में। तो है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, ठीक। दो चीजें इसमें पूछी जाती हैं हमेशा। एक ये है कि ये कब होता है, ठीक। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस होता कब है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस आपका 21 सितंबर को, ठीक है। कब होता है अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस? 21 सितंबर को। ये चीज जानिए, 21 सितंबर को, ठीक है। 21 सितंबर को माना जाएगा। दूसरी चीज पूछी जाती है, इस क्वेश्चन को सीधे सीधे 21 सितंबर पूछा जाता है, शांति दिवस को माना जाता है। दूसरी चीज की थीम पूछी जाती है। दूसरी चीज थीम पूछे, जब भी मैंने कोई भी डे डिस्कशन किया है आपको, तो मैंने ये जरूर आपको बताया है कि थीम जरूर ध्यान रखिए, क्योंकि ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले सिर्फ ये डेट पूछ ली जाती थी, लेकिन अब थीम भी पूछा जाने लगा है। दिवस छोड़ देंगे तो थीम ही पूछ लेंगे, इंपॉर्टेंट होता है। तो इसको मैं पहले इंग्लिश में लिख देता हूं, बड़ा बड़ा लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। एंड रेसिज्म है, क्या है? एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, ठीक। इन रेसिज्म बिल्ड पीस, ठीक है। इन रेसिज्म बिल्ड पीस, ठीक। अब हिंदी में इसको क्या कहते हैं? नस्लवाद को समाप्त करना, नस्लवाद को समाप्त करना और शांति की स्थापना, ठीक। और क्या होगा? शांति की स्थापना करना, ये शांति की स्थापना, ठीक है। तो क्या है?
नस्लवाद को समाप्त करना और शांति की स्थापना करना। देखो प्यारे बच्चों, ये भी क्वेश्चन, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है इसके ऊपर थीम तो पूछी जाती है। अब ये हिंदी है और ये इंग्लिश में। कई बार ऐसा होता है प्यारे बच्चों कि इंग्लिश का पेपर होता है, मतलब साइड में जो ट्रांसलेशन होता है उसके अंदर तो ये लिखा होगा एंड रेसिज्म बिल्ड पीस, लेकिन कई बार हिंदी के साथ ऐसा होता है कि ये चीज ही उठा करके कि हिंदी में ही लिख दी जाती है या इंग्लिश में ऐसे ही लिख दी जाएगी एंड रेसिज्म बिल्ड पीस। तो आपको जो इंपॉर्टेंट है बहुत, जैसे अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ये भी याद रखना है। एंड रेसिज्म मतलब, रेसिज्म कहते हैं किसको, नस्लवाद को। नस्लवाद को समाप्त करना, बिल्ड मतलब बनाना, पीस मतलब शांति, शांति को स्थापना करना या बनाना। ठीक है, तो ये इसका एक तरीके से क्या, इसका ट्रांसलेशन ही है, इसका हिंदी मतलब है, इंग्लिश मतलब है। ठीक है, तो इन दोनों चीजों को याद रखना है आपको। नस्लवाद आप जानते हैं कि नस्लवाद का मतलब यही होता है, गोरे काले की लड़ाई जो पहले कहते थे उसी को नस्लवाद कहते हैं। अगर जो बच्चे हमारे नहीं जानते हो, ये इंडिया छोड़ करके नस्लवाद, यहाँ तो जातिवाद और बाकी अलग तरीके से क्षेत्रवाद है, धर्मवाद अलग हो सकता है, लेकिन अमूमन जो आपकी विकसित कंट्रीज हैं या जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जैसे अमेरिका हुआ, ब्रिटेन हुआ या अन्य देशों में अक्सर आप नस्लवाद नाम सुनते हैं। ये रेसिज्म मतलब ये गोरे काले को जिस तरीके से भेद किया जाता है, इस तरीके से। अभी हाल ही में अमेरिका के अंदर नस्लवाद का एक उदाहरण देखने को मिला था। उसके अंतर्गत भारतीय किसी जो वहाँ के रहने वाले थे, भारतीय मूल के, उनको परेशान किया गया था, तो हाईलाइट हुआ था, पेपर में काफी आया था, न्यूज में चला था। तो नस्लवाद की समस्या बनी हुई है, इसीलिए ये शांति दिवस मनाया जाता है, ताकि उसके ऊपर फोकस किया जा सके और उसको याद दिलाया जा सके। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला है ऑस्कर से। अभी 2023 में ऑस्कर के लिए, 2023 ऑस्कर के लिए एक भारत की फिल्म है, ऑस्कर के लिए नामित हुई है, भारत की मूवी। ठीक, इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए ऑस्कर। क्या नाम है उसका, ठीक, उसके बारे में जानकारी लेंगे। ऑस्कर के लिए नामित हो रही है। ऑस्कर आप जानते हैं कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों का पुरस्कार है, प्रतिष्ठित पुरस्कार है। तो इसका नाम क्या है, छल्लो शो। नाम ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑस्कर इसको मिले या ना मिले, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर। क्या है, छल्लो शो। छल्लो शो ये मूवी का नाम है, ठीक, फिल्म का नाम है छल्लो शो। छल्लो शो फिल्म का नाम है। ठीक है, ये एक गुजराती फिल्म है। क्या है, कौन सी फिल्म है, गुजराती भाषा में, ये फिल्म है, गुजराती फिल्म है छल्लो शो। ठीक है, ऑस्कर में एंट्री मिली है इसको, मतलब हमारी तरफ से नहीं, भारत को रिप्रेजेंट जो करेगी ऑस्कर अवार्ड में, ये छल्लो शो ही रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, अब है क्या कि ऑस्कर जो पुरस्कार है वो अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, एकेडमी पुरस्कार भी इसको कहते हैं। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो विश्व की जो फिल्में हैं, खासतौर से मूवीज जितनी हैं, फिल्में, उनको रिप्रेजेंट करता है, उनको एक अलग पहचान देता है। आप देखते हैं कि ऑस्कर से हर बार एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इसीलिए क्योंकि अमेरिका का कहाँ का पुरस्कार है, अमेरिका का पुरस्कार है और ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है जो सर्वश्रेष्ठ कलाकार यानी एक्टर, जो सबसे बढ़िया एक्टर, एक्ट्रेसेस, जो फिल्म बनाते हैं, डायरेक्टर, इनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, अमेरिका का ये ऑस्कर प्रसिद्ध पुरस्कार, बहुत ही ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन आगे भी बात करेंगे जब ऑस्कर 2023 मिलेगा, किसको मिलेगा। 2022 के ऑस्कर पर हम एक अलग वीडियो बना के आपको अलग से डाल देंगे, ताकि टाइम वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ ऑस्कर आपको जो देखना होगा वो देख लेंगे आप। ठीक है, अब छल्लो शो के डायरेक्टर देख लीजिए कौन है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टर प्लस लेखक, मतलब जो डायरेक्टर है वही लेखक, उन्होंने ही लिखा भी है इसको, पटकथा जो होती है इसकी उसको लिखा भी है। तो डायरेक्टर और लेखक कौन है इसके डायरेक्टर और लेखक है पैन नलिन, ठीक, पैन नलिन। ठीक है, डायरेक्टर और लेखक कौन है, पैन नलिन। अच्छा, ये मूवी कहती क्या है, छोटी मोटी स्टोरी अगर जाने की, अगर समरी जिसको जाने तो क्या है, तो एक 9 वर्ष का बालक है जिसको फिल्म देखने का बड़ा शौक है, जो भाग भाग के फिल्म देखता है, मूवी देखता है, फिल्म देखने का बड़ा शौक है। और जो पहले की तरह जो प्रोजेक्टर लगा करते थे जा जाकर के जगहों पर, तो वहां जा जाकर के देखता था। इसी पर आधारित एक फिल्म है, चूंकि ऑस्कर में नामित है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, इतनी चीजें इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा। ऑस्कर
के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, जितनी जानकारी दे दी, अमेरिकन एकेडमिक पुरस्कार के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार है ये, और बाकी इस फिल्म के बारे में जानिए, क्वेश्चन आएगा जरूर कहीं ना कहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक आप ये देखेंगे कि नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल, नॉर्थ चैनल, ठीक, नॉर्थ चैनल है, नॉर्थ चैनल। अच्छा ठीक है, नॉर्थ चैनल है तो पहले ये जान लेते हैं नॉर्थ चैनल है कहाँ। ठीक है, तो ये उत्तरी आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये उत्तरी आयरलैंड जो है, उत्तरी आयरलैंड, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है, स्कॉटलैंड के बीच में। अब ये आयरलैंड और स्कॉटलैंड यूरोप में पड़ते हैं, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं ये दोनों। ठीक, यूरोप महाद्वीप में पड़ते हैं। ठीक है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में है, यूरोप में पड़ता है ये दोनों। इस बीच में चैनल, जिसको जल संधि भी कहते हैं, आप हिंदी में कहेंगे चैनल, इंग्लिश में हो गया, और उसी को जल संधि भी कहते हैं। ठीक, जल संधि, ठीक है, जल संधि होगी यहाँ पर वो है। इसको पार करने वाले एशिया के पहले व्यक्ति कौन बना है, इसको पार किया है, उन्होंने तैर करके पार किया है, वो है हमारे सत्येंद्र सिंह लोहिया, सत्येंद्र सिंह लोहिया। ठीक, सिंह लोहिया, इनका नाम है सत्येंद्र सिंह लोहिया। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इन्होंने, ये एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं, ये एशिया के पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने इस नॉर्थ चैनल को, ठीक, नॉर्थ यानी उत्तरी चैनल कहते हैं, उत्तरी चैनल को, एशिया के पहले व्यक्ति सत्येंद्र सिंह लोहिया है, नॉर्थ चैनल को पार कर दिया है। नॉर्थ चैनल पड़ता क्या है, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के मध्य पड़ता है। ये पूरा हिस्सा जो पड़ता है वो एक तरह, ये आप मान के चलिए कि यूरोप के अंदर पड़ता है, यूरोप यानी कि यूरोपियन महाद्वीप में पड़ता है। नॉर्थ चैनल इसको पार किया है एशिया के सत्येंद्र सिंह लोहिया, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। इसके साथ में ही आप ये मान के चलिए कि इसी के साथ में इंग्लिश चैनल है, इंग्लिश चैनल, ठीक, इंग्लिश चैनल है। इंग्लिश चैनल कहां पड़ता है, इंग्लिश चैनल जो पड़ता है वो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच पड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में पड़ता है, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में इंग्लिश चैनल पड़ता है। ये अच्छे से अगर मैप में देखेंगे, किसी दिन मैप में भी आपको दिखा दूंगा मैं, इंग्लिश ये मैप में पड़, ठीक है। इसको आरती साहनी, प्रथम महिला जो थी जिन्होंने पार किया था इसको, इंग्लिश चैनल को, आरती शाह, आरती शाह। क्वेश्चन तब पूछा गया होगा जब लेटेस्ट उन्होंने पार किया था इसको, आरती शाह। लेकिन आज के लिए अभी हमारा ये नॉर्थ चैनल का इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको अभी ये एशिया के पहले व्यक्ति बने सत्येंद्र सिंह लोहिया साहब, ठीक है। तो नॉर्थ चैनल और इंग्लिश चैनल के लिए मैंने यहाँ पर आया है इसलिए बता दिया है। वैसे नॉर्थ चैनल ध्यान रखना है ज्यादातर कि नॉर्थ चैनल है कहाँ, आयरलैंड और स्कॉटलैंड के बीच में पड़ता है। ये दोनों ही यूरोप में पड़ते हैं, ठीक, दोनों ही यूरोप के अंदर पड़ते हैं। अगर आप मैप उठा करके देखेंगे, मैप उठा करके अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि, ठीक है, मैप उठा करके देखेंगे। थोड़ा सा मैं आइडिया बताता हूँ कि पड़ेगा कहाँ। अगर मैंने आपको बताया कि यह ऑस्ट्रेलिया है, यहाँ पे लगभग भारत पड़ जाता है, ये आपका एशिया का पार्ट बन जाता है, यहाँ आपका यूरोप का पार्ट पड़ता है, ठीक। यूरोप का जब पार्ट पड़ता है तो यहीं पर आयरलैंड है, यहाँ आयरलैंड है, यहाँ पे आयरलैंड है, और यहाँ स्कॉटलैंड है। इसी जगह पे आपका नॉर्थ चैनल पड़ता है। नॉर्थ चैनल इसलिए क्योंकि ये देखिए, ये यहाँ पे अफ्रीका है, अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका है, तो नॉर्थ में है ना, ये देखा जाए तो ये नॉर्थ में है, इसलिए नॉर्थ, और इसको चैनल में जल संधि कहते हैं। यूरोप के अंदर, अगर यूरोप के नॉर्थ में जाएंगे तो ब्रिटेन पड़ता है, ब्रिटेन के पास में ही, ब्रिटेन के अगर देखा जाए तो आपका ईस्ट में आयरलैंड, डेनमार्क, ये सब पड़ते हैं, उस वहीं पास में पड़ता है नॉर्थ चैनल। आपको कभी मैप दिखा देंगे या बोर्ड पे ही बना करके अच्छे से समझा देंगे, ठीक है, जितना बेहतर तरीके से हो सकता है। तो अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं प्यारे बच्चों कि अमेजॉन जो है, अमेजॉन एक जो है, आप जानते हैं अमेजॉन एक ऑनलाइन खरीदारी के लिए, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए एक वेबसाइट भी है, और अमेजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है, अमेजॉन, ठीक, अमेजॉन है जिसने उनकी स्थापना की। इसकी स्थापना करने वाले जेफ बेजोस हैं। इनकी स्थापना किसने की थी?
इसकी स्थापना किसने करी? अमेजोन की स्थापना किसने? जेफ बेजोस। ठीक, जेफ बेजोस, जेफ बेजोस। ठीक, बेजोस स्थापना की थी, अमेरिका के हैं ये जेफ बेजोस साहब। ठीक है, अमेजोन के इसने क्या किया कि भारत में, अमेजोन जो है भारत में पहला अपना ऊर्जा संयंत्र स्थापित कर रहा है, सौर ऊर्जा संयंत्र। वो कहां कर रहा है, क्वेश्चन पूछेगा। अमेजोन ने भारत में, भारत के अंदर पहला सौर ऊर्जा संयंत्र, सौर ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित कर रहा है, ये क्वेश्चन पूछेगा। संयंत्र कहां स्थापित कर रहा है? स्थापित कर रहा है ये राजस्थान में। ठीक, राजस्थान के बारे में आपको पता है कि राजस्थान में गर्मी बहुत पड़ती है, ज्यादातर टाइम वहां पर जो है गर्म मौसम रहता है। राजस्थान का सर्वाधिक धूप पड़ती है राजस्थान के अंदर। और सौर ऊर्जा जो काम करता है वो किस चीज पे? सूर्य के प्रकाश पर ही काम करता है सौर ऊर्जा। ये किस पे करेगा? सूर्य के प्रकाश पे ही काम करेगा। तो जहां सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा, एक तो पहले राजस्थान की खास बात यह है कि यहाँ रेगिस्तान बहुत ज्यादा है, रेगिस्तान, तो यहाँ जगह भी बहुत मिल जाएगी आपको। और इसका जो एरिया है वो बहुत बड़ा है, मतलब यहाँ जनसंख्या कम और जो जगह है, जो धरती है, जो रेगिस्तानी है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बसाहट नहीं है, तो बहुत खुला सा है। तो आप कभी अगर आपने मूवी देखी होगी बॉर्डर, जो पुरानी फिल्म थी, तो उसके अंदर जो रेगिस्तान तरीके की है और राजस्थान में शूटिंग ज़्यादा हुई है, तो उस तरीके की जगह है वहाँ पर, तो वहाँ बड़ा आसानी इसके साथ सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया जा सकता है। इसीलिए ज़्यादातर सौर ऊर्जा संयंत्र जो लगते हैं, जो बड़े बड़े, वो राजस्थान में ही लगते हैं। अगर आप लगातार देखेंगे किसी ऊर्जा संयंत्र की बात करेगी होगी तो राजस्थान के अंदर ज़्यादातर लगाए जाते हैं, स्टेबल्स किए जाते हैं। ठीक है, क्यों किए जाते हैं? क्योंकि वही रीजन बताया, एक तो पहले गर्मी बहुत ज़्यादा रहती है, धूप बहुत सर्वाधिक वहाँ पड़ती है। सौर ऊर्जा संयंत्र तो काम करते हैं वो गर्मी धूप के ऊपर ही काम करते हैं, इसलिए वहाँ पर ही होता है। ठीक, अगला आइए लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि आपने सुना होगा महारत्न कंपनियों के नाम, कई बार सुना होगा। महारत्न कंपनियों के ऊपर, जो कंपनी है इनके ऊपर मैं आपको वीडियो बना दूंगा एक। ठीक, महारत्न कंपनियों के ऊपर एक वीडियो बना दूंगा अलग से, क्योंकि ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन यहाँ से पूछता है और इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो अभी क्या है, एक नई महारत्न कंपनी है जिसको मौका मिला है, नया महारत्न कंपनी घोषित किया गया है। ठीक है, क्या किया गया? साफ दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लग रहा है? तो महारत्न कंपनी, ठीक है, कंपनी, एक नई महारत्न कंपनी घोषित किया गया है, नई महारत्न कंपनी जिसका नाम क्या है? REC है, REC। ठीक, REC है। अब इसको जान लीजिए REC है क्या चीज। तो REC है, इसका नाम है रूरल इलेक्ट्रीशियन, लिख लीजिए, रूरल इलेक्ट्रीशियन कॉर्पोरेशन। ठीक है, क्या नाम है? रूरल इलेक्ट्रीशियन कॉर्पोरेशन। ये कौन से नंबर की भारत की महारत्न कंपनी है? क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, ये क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। तो ये 12वीं, ठीक, ये 12वीं है महारत्न कंपनी है। ठीक है, महारत्न के ऊपर एक वीडियो बना के हम अलग से दे देंगे, थोड़ा बहुत जो क्वेश्चन यहाँ इंपॉर्टेंट है उसको बात कर लेते हैं। REC रूरल इलेक्ट्रीशियन कॉर्पोरेशन एक कंपनी है जो इलेक्ट्रीशियन, मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक के क्षेत्र में काम करती है। ये 12वीं बनी है महारत्न कंपनी, यानी कि कुल, अब टोटल पूछा जाए कि कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं, कुल कितनी महारत्न कंपनियां अगर आपसे पूछा जाए तो ये होंगी 12 कुल कंपनियां। ठीक, कुल कंपनियों की संख्या कितनी होगी? 12 होगी। क्वेश्चन एक तो होता है कि ये पूछेगा कि भारत में इस समय, भारत में आज के समय में कुल कितनी महारत्न कंपनियां हैं? तो 12 महारत्न कंपनियां। हाल ही में निम्नलिखित में से कौन सी एक नई महारत्न कंपनी घोषित किया गया है? भारत में निम्नलिखित में से किस कंपनी को अभी हाल ही में नई महारत्न कंपनी घोषित किया गया है? तो REC। ठीक,
दूसरे नंबर का क्वेश्चन है आपका आरईसी। तीसरी बात क्या आती है, तीसरा क्वेश्चन फॉर्मेट क्या होता है कि निम्नलिखित में से हाल ही में घोषित की गई, निम्नलिखित में से हाल ही में घोषित की गई महारत्न कंपनी आरईसी का फुल फॉर्म क्या है निम्नलिखित में से। तो रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन। मतलब ये है कि 3-4 तरीके से क्वेश्चन बनेगा प्यारे बच्चों। और थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्वेश्चंस को हम बाद में लेते हैं, या करंट का क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे होंगे, बहुत सारे लोग, आपको जानकारी हो जाती होगी कि हाँ अभी जैसे बता देगा कि आरईसी को जोड़ दिया गया है, लेकिन इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं, ठीक, इसके ऊपर जितने क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में और उसकी फॉर्मेटिंग हमको करना होता है। इसलिए हम उस हिसाब से ही आपको आपके सामने वो चीज लाते हैं, और कोशिश ये रहती है कि उसकी जितनी जानकारी इंपॉर्टेंट है वो सारी जानकारी आपके लिए प्रोवाइड करा सके। 12वीं कुल 12 है। जैसे अब उदाहरण के लिए लीजिए, महारत्न कंपनी क्या है, 12 एनटीपीसी हुई, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, गेल है, भेल है, ऐसे कुल 12 कंपनियां हैं। महारत्न कंपनियां घोषित ही क्यों की जाती हैं? महारत्न कंपनियां वो कंपनियां होती हैं लगभग 5,000-10,000 करोड़ का जो बिजनेस दे रही है भारत को, उनको बहुत सारी सहूलियतें दी जाती है, बहुत सारे इनको अपने आप फैसले लेने का इनको उनकी छूट दी जाती है कि अगर वो किसी से अपना बनाना चाहते हैं, अगर एक तरीके से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ मेक करना चाहते हैं, तो और ये प्लेसेस के हिसाब से भारत सरकार इनको अलग तरीके की छूटें देती हैं ताकि अपना काम अच्छे से कर सकें। क्योंकि ये भारत को अब ये कम से कम 5,000-10,000 ऐसे ही होती है। नवरत्न कंपनी, मिनी रत्न कंपनी, ये 3 कंपनियां होती हैं जिनको अलग अलग सरकार अलग अलग तरीके से सलाह आपको सहूलियतें देती हैं, उनको मौके देती है। ठीक है, तो हम महारत्न, नवरत्न, महारत्न, अब ऐसे क्रम है, सबसे बड़ी कंपनी के रूप में महारत्न कहा जाता है, इससे जस्ट सोचिए नवरत्न, और मिनी, इसी के नीचे मिनी रत्न कंपनी होती है। तो हम तीनों कंपनियों को एक वीडियो के अंदर आपको पूरी चीज समझा करके बता देंगे ताकि आपको दिक्कत ना हो। अभी के लिए याद रखिए कि ये 12 कंपनियां हो चुकी हैं कुल, महारत्न कंपनी और आरईसी जो है यानी कि रूरल इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन कंपनी जुड़ी है भारत में भी। ठीक है, अगला ले लेते हैं। अच्छा, ओलंपिक संघ के बाद में जानते हैं भारतीय ओलंपिक संघ। आप जानते हैं भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक, ओलंपिक संघ, इसके अंदर क्या है, इसके संविधान, भारतीय ओलंपिक संघ का जो संविधान है, इस संविधान, इसका एक संविधान, कोई भी संविधान, किसी भी संघ का कोई भी संगठन होता है उसका एक संविधान होता है। ठीक, तो इसमें संशोधन करना है, इनको संशोधन करना है। चूंकि ये भारत का ओलंपिक संघ है और बहुत बड़ी संस्था है और पूरे विश्व को रिप्रेजेंट करती है, तो इसमें संशोधन करना है। और क्या करना है? और निर्वाचक मंडल तैयार करना है। और क्या करना है? निर्वाचक मंडल तैयार करना है। निर्वाचक मंडल क्या होता है? निर्वाचक मंडल का मतलब ये तो कि जो उसमें निर्वाचन होगा, जो भी कुछ पदाधिकारी चुने जाएंगे, निर्वाचक मंडल तैयार करना है। ठीक है, कुछ पदाधिकारी चुने जाएंगे, उसके लिए, इस कार्य करने के लिए, संविधान संशोधन निर्वाचक मंडल कार्य करने के लिए एक न्यायमूर्ति हैं, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। ठीक, इनको जो है अपॉइंट किया गया है, न्यायमूर्ति, ठीक, न्यायमूर्ति क्या है? एल नागेश्वर राव। ठीक, ये पॉइंट किए गए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव। ठीक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव को अपॉइंट किया गया किससे? भारतीय ओलंपिक संघ के अंदर संविधान संशोधन और निर्वाचक मंडल का संशोधन करने के लिए, निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं मिलेगा जरूर आपको एग्जाम में। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें कोई फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं, ये बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के निर्वाचक मंडल से संविधान में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित में से किस न्यायमूर्ति को अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? इसमें एल नागेश्वर राव का नाम होगा, बस, बाकी 3 नाम अलग अलग होंगे। ठीक है, अगला ले लीजिए। अब क्या है, एक अभ्यास है, अभ्यास नाम है, ये अभ्यास नाम है, ये सैन्य प्रैक्टिस हुई एक तरीके से। ठीक, किसकी प्रैक्टिस है? तो कोस्ट गार्ड होते हैं जो अमूमन समुद्रों के किनारे पर एक कोस्ट गार्ड होते हैं जो विभिन्न तरीके की जो आपत्तिजनक, कुछ जैसे मछुआरे गलत तरीके से आ गए, आपके समुद्र का हाईजैक किया गया, पाकिस्तान है, हमारे बॉर्डर लगता है, अलग अलग
देश पाकिस्तान से लगता है, श्रीलंका से लगता है, तो अगर कोई जहाज बहक के आ गया या कुछ आपत्तिजनक स्थिति दिखी तो उसकी सुरक्षा के लिए कोस्ट गार्ड होते हैं। उसकी सुरक्षा के लिए क्या होते हैं? कोस्ट गार्ड होते हैं। तो एक भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ है? भारत और अमेरिका के बीच एक कोस्ट गार्ड अभ्यास हुआ है जिसका नाम ही है अभ्यास 2022। ठीक, 2022 अभ्यास 2022 इसका नाम है। ये क्या है? एक तरीके से कोस्ट गार्ड प्रैक्टिस है। भारत और अमेरिका कैसे करके बेहतर सुरक्षा प्रोवाइड करा पाए अपने देश के जो कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मतलब जो हमारा तटीय क्षेत्र है, उसमें किस तरीके से बेहतर सुरक्षा ध्यान में रखा जाए, उसके लिए कई बार अलग अलग देश अपने अपने तरीके से अभ्यास करते हैं, कोऑर्डिनेट बैठाते हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कैसे बहुत जल्दी सुरक्षा दे सकते हैं। तो अभ्यास नाम है उसका। अभ्यास 2022 निम्नलिखित में से किस दो देशों के बीच ये अभ्यास किया गया है? तो भारत और अमेरिका के बीच। किसका है? तो कोस्ट गार्ड का। ठीक, कोस्ट गार्ड को तटीय सुरक्षा बल भी कहते हैं। ठीक, तटीय सुरक्षा बल। तो ये दोस्तों आज का हमारा करंट अफेयर्स था, डेली डोज आपको जो दिया जाता है। इसके साथ ही वो हमारा हिंदी की क्लास भी चल रही है। आपको मैंने बताया कि शाम को 8 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाता है। अगला टॉपिक हमारा तत्सम तद्भव चलने वाला है, जल्दी ही उसके वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, दोस्तों के साथ पहुंचाइए। स्ट्रेटजी पर भी बात होगी, तैयारी कैसे करें, सब चीज़ों पर धीरे धीरे बात होगी। मैंने आपको बताया था कि इस क्रम में मैंने आपको जितने भी आपके ग्रैंड स्लैम होते हैं, टेनिस का एक टूर्नामेंट है ग्रैंड स्लैम, जिसके अंतर्गत आप विंबलडन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है, आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन है। ठीक है, ये सारे वीडियो, इनके विनर्स के वीडियो हमने प्रोवाइड करा दिए हैं आपको। वैसे ही धीरे धीरे करके मैंने जैसे बोला, एक महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न के ऊपर भी एक वीडियो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करा देंगे ताकि आपको आसानी हो। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं हूं आपका दोस्त अनिल कुमार और आप देख रहे हैं टू द पॉइंट एजुकेशन। धन्यवाद।